पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, ARY के सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन एक करप्शन के केस उसकी तहकीकात कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर बाकायदा तौर पर रिश्वत लेता था और ये स्टिंग ऑपरेशन किया उन्होंने। और जब मौक़िफ़ लेने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के कराची ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे उन पे और उनकी टीम पे बेईमाना तशद्दुद किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की इंटरवेंशन पे और सीनियर IB अफसरान इंक्लूडिंग डायरेक्टर जनरल IB, उन्होंने 5 अफसरान को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? जो रवैया यहाँ पे इख्तियार किया गया, जो सहाफ़ती ड्यूटी अपनी कर रहे थे इकरारुल हसन साहब, क्या सस्पेंशन काफ़ी है? इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों का मुतालबा है कि बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से आज वफाकी काबीना में बात हुई और वफाकी वज़रा ने और वज़ीर आज़म ने कहा है, एश्योरेंस दी है कि इस हवाले से मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमें उम्मीद है कि इस केस को लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाएगा। आज नाज़रीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की रीक लाने का अपोजिशन ने ऐलान किया है, उस हवाले से हुकूमती स्ट्रेटजी क्या है? क्या हुकूमती लोग मौजूद होंगे पार्लियामान में, नहीं होंगे? हुकूमत ने इस हवाले से क्या कैलकुलेशंस किए हैं? इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? जो अपोजिशन और आवाम कह रही है महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसको निमटने के लिए वफाकी हुकूमत क्या इकदाम लेने जा रही है? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं उनके नुकसानात इस वक्त कितने पहुँच गए हैं और उसको रिफॉर्म्स करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब। मिनिस्टर साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहुत बात चल रही है। नो कॉन्फिडेंस जब मूव होता है, जो मूव करता है, क्या नंबर उसी ने पूरे करने होते हैं? और अगर ऑपोजिशन मूव करती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो क्या नंबर्स ऑपोजिशन ने पूरे करने और कितने नंबर पूरे करने होंगे? ये जो मूव करते हैं जी, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जिस तरीके से जब सेनेट का इलेक्शन में हफीज शेख साहब का इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने फैसला किया था एतमाद का वोट लेने का, तो उस वक्त जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि हमने नंबर पूरे करने थे। और नंबर क्या है जी? 172 बनती है सिंपल मेजॉरिटी हाउस के अंदर। 342 का हाउस है, उसके अंदर 172 मेजॉरिटी बनती है। तो 172 लोग उस दिन हमने दिखाने थे। और अब जब वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे तो अब यही जिम्मेदारी जो है, अगर वो लेकर आते हैं तो अपोजिशन के ऊपर होगी, उनके कंधों पर होगी। ये भी मैं साथ थोड़ा सा बताता जाऊं कि ये बात हो रही है कि स्पीकर के ऊपर करेंगे तो वो सीक्रेट बैलेट होता है, तो वो भी सीक्रेट नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने सिर्फ लोगों को ये कहना कि आपने उस दिन जाना नहीं। जाहिर है उनको तो अदम एतमाद नहीं है स्पीकर के ऊपर, तो उनको तो वोट डालने की जरूरत नहीं है। तो जो अगर कोई जाता है, जिसका हमारे तो काफी यकीन है कि नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई जाता है तो वो फिर खुल के सामने जाके वोट डालेगा, तो वो भी कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है। तो ये बिल्कुल वाज़े होकर सामने 172 लोगों को आकर उस दिन कहना होगा कि वो एतमाद नहीं रखते, फिर ये अदम एतमाद की तहरीक पास होगी अगर उन्होंने ये जमा। बिल्कुल मिनिस्टर साहब, आपने 2 दफ़ा कम अज़ कम अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हुकूमत में बैठे हुए आपके पास बहुत सी इनपुट और इन्फॉर्मेशन भी होती है, वज़ीर आज़म भी यकीनन आपसे शेयर करते होंगे। जब आप 2 दफ़ा बतौर एक सीनियर वज़ीर PTI के लफ्ज़ इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो आपको शक है कि ऑपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएगी और नंबर शायद पूरे ना कर सकें? मैं तो देखिए, नंबर तो आज तक वो कभी पूरे नहीं कर सके हैं। अगर का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तो एक मौसमी बीमारी की तरह आती है। PDM वो अक्टूबर के वक्त शुरू हो जाता है शोर शराबा और वो मार्च के आखिर में ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हर साल ही हम देखते हैं। और मेरे ख्याल में जब से हुकूमत आई है उसके 6 माह बाद से तो हम यही सुनते आए हैं कि अगले बस 1 महीने में और 2 महीने में और 3 महीने में हुकूमत गई। और ये अदम एतमाद की भी हमने बहुत कहानी सुनी है। उसी जो वोट था जिस वक्त हफीज शेख वाला वोट हुआ, उसके बाद भी हमने सुनी, फिर बजट के वक्त ये सुनी, फिर अभी से चंद महीने पहले भी हो रही थी। तो उनकी आखिर में क्या करते हैं, इसलिए मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर उन्होंने उनके बयानात और उनके एक्शंस के अंदर तजाद ना होता तो मुझे अगर का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन मुसलसल हमें तजाद नज़र आया है। राइट, आपने जो मैं आपकी बातों से अखज़ किया, अपनी स्ट्रेटजी इस हवाले से शायद PTI ने बना ली है और अपने इत्तेहादियों के साथ भी आपने डिस्कशन कर ली है कि चाहे स्पीकर के खिलाफ हो, चाहे वज़ीर आज़म, और अगर ये मूव करते हैं तो PTI और उसके इत्तेहादी उस दिन फिर पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। क्या ये फैसला हो चुका है या ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसको एक्सरसाइज किया जाएगा?
ये तो मंतकी सी बात है ना जी। हमने तो वोट डालना, हमें तो वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने लाके बंदे वहां पे पूरे करने और 172 आदमियों ने वोट करना है उनके हक में, उनकी तहरीक है, तो ये तो सारी जिम्मेदारी उनकी है। तो हम अपने जो हुकूमत के काम कर रहे हैं वो अपनी हुकूमती जिम्मेदारियां निभाएंगे, जो बाकी लोग हैं वो अपने हल्के के अंदर काम करेंगे। हमें उधर खजल ख्वार होने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और इत्तेहादी आपके तमाम आपके साथ हैं या कि कोई शकूक व शुबहात हैं? क्योंकि अपोजिशन की जितनी मुलाकातें हुई और जिस तेज़ी के साथ मुलाकातें हुई हैं आपके इत्तेहादियों के साथ, चाहे वो MKM हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, तो उससे आपको लगता है कि इत्तेहादी अभी भी साथ हैं या कि नहीं, कोई बैकग्राउंड में इन मुलाकातों के बाद इत्तेहादी डामाडोल हो रहे हैं? नहीं, ये अभी तक तो हमें कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही, और उनमें से कुछ के तो है वाज़ेह बयानात भी सामने आ चुके हैं आपके। सियासी मुलाकातें करना, आखिरकार वो हैं हुकूमत के इत्तेहादी, लेकिन वो अपनी अपनी एक सियासी हैसियत रखते हैं, वो अपनी जमात की उनकी सियासत भी है और उसके अंदर वो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है। लेकिन ना उन्होंने कोई ऐसी ख्यालात का इजहार किया है कि कोई नाराज़गी है या कोई वजह है कि जिसकी वजह से वो साथ ना चल सकें। और ये भी आपको ज़ाहिर है याद ही है कि तकरीबन जब भी ये इस किस्म की फ़ज़ा बनाई जाती है तो साथ के साथ ये भी स्टोरी चलाई जाती है कि ये बस अब इत्तेहादी गए और सारे इत्तेहादी नाराज़। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल साथ खड़े रहे हैं, सारे मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहे। और ये भी मैं कह दूँ, ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि ये भी कहा जाता है कि जी वो ब्लैकमेल करते, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी एक दफ़ा भी हमने ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखी जहाँ पे हमारा कोई भी इत्तेहादी जो है उसने अपना वोट मशरूत किया हो किसी भी चीज़ के अंदर। हाँ, कोई मुतालबात भी होते हैं, कभी कभी गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन कभी भी उनको वोट के साथ नहीं मशरूत किया हो। इस बार कोई मुतालबात सामने आए हैं? नहीं, हमारी जो ऑन गोइंग बातचीत चल रही होती है वही है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई डिमांड सामने किसी ने नहीं रखी, बिल्कुल भी नहीं। फंड्स वगैरह की डिमांड, डेवलपमेंट वर्क्स करवाने हो हल्कों में मुख्तलिफ? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की होती है। अमूमन क्या डिमांड्स होती हैं? अमूमन यही डिमांड्स होती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिन इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ उनके लिए कुछ केसेस के अंदर ये भी होता है कि जी हमें काबीना के अंदर और हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कभी कोई इदारों से रिलेटेड मामलात होते हैं, उसके लिए होती है, जो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉलिटिशियन अपने हल्के के लिए, अपने वोटर के लिए करने की कोशिश करता है, वैसे ही वो भी करते हैं। और वो सिर्फ वो नहीं करते, इत्तेहादी हमारे सिर्फ नहीं करते, अपने तरीके इंसाफ वाले भी करते हैं। जाहिर है जो भी अपनी मैंडेट को सीरियसली लेता है, संजीदा लेता है, तो वो कोशिश करता है अपने हल्के वालों के लिए जो बेहतर से बेहतर काम करवाया जा सके। अच्छा, अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि PTI के चंद नाराज लोग हैं और मुख्तलिफ नंबर्स दिए जाते हैं, कोई 20 का नंबर कह रहा है, कोई 25 से 27, 25 या 27 का नंबर भी कह रहा है। इस तरह के आपके पास कुछ इतलात हैं कि 20 या 25 लोग अपोजिशन से राब्ते में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस पे बैठने वाले लोग? ये 20-25 का नंबर काफ़ी अरसे से बाज़गश्त इसकी हम सुनते रहे हैं, और वो बार बार इसको टेस्ट किया जाता रहा है। लेटेस्ट टेस्ट जो है, अभी आप देखें ना, 2 लेटेस्ट जो वोट्स हुए हैं, एक जो जॉइंट सेशन, मुश्तरका सेशन हुआ था पार्लियामान का अंदर, जिसमें कोई 3 दर्जन के करीब कानून हमने पास करवाए थे, उस दिन वोटिंग हुई थी। और मैं पहले भी टीवी पर अर्ज कर चुका हूँ कि हम लोगों ने अपने देखे 178 लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं। उसके अलावा स्पीकर साहब, अगर कास्टिंग वोट की ज़रूरत हो तो 179 वोट उनका बनता है। और उसमें से कुछ लोग बीमार थे, एक तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, ख्याल जमान साहब इंतकाल हो गया उनका। एक दो और ऐसे लोग जो बीमार थे, कुछ मुल्क से बाहर थे। तो एक शाम पहले, अगले दिन जो सुबह वोट था, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा था अपनी सारी होमवर्क करके, लोगों से बातचीत करके कि जी कल 168 वोट हमें पड़ेगा। और वो 168 ही वोट आपने देखा, वो जिस वक्त वोटिंग करवाई गई तो वहाँ पे नजर आया। तो कोई भी अभी तक, जैसे मैंने कहा, कोई एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा कोई भी शख्स जो हुकूमती पार्टी या इत्तेहादी पार्टी से है, उसने कभी ये इंदिया दिया हो कि इमरान खान के साथ चलने को तैयार नहीं। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब, उनके साथ मामला तय हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या वहां से कुछ खतरा है? नहीं, देखें, कभी भी जहांगीर तरीन ने यह नहीं कहा कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं या वो पार्टी के खिलाफ कोई बात की, कभी भी मैंने तो कभी सुना नहीं उनसे।
और इसी तरीके से कभी पार्टी ने भी उनके बारे में नहीं कहा। एक सूरत हाल है, एक एहतसाबी अमल है, वज़ीर आज़म की एक कमिटमेंट है, उनकी 22 साल से ज़्यादा की स्ट्रगल प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, अब तो 25 साल हो गया है, वो इसी एहतसाब के ऊपर है। उसके अंदर वो किसी के लिए तफरीक नहीं करना चाहते। जहांगीर तरीन साहब का उस पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। ये सिर्फ चीज़ है, वरना तो ना आज तक हमने या पार्टी ने कभी जहांगीर तरीन के खिलाफ बात की है, ना जहांगीर तरीन ने कभी पार्टी के खिलाफ बात की है। तो जहांगीर तरीन साहब के जो मुकदमे हैं, जो केसेस हैं, वो उसी तरह चलेंगे या कि वो बाकी के केसेस के मुकाबले में स्लो हो गए? नहीं जी, ऐसा कोई फैसला मुझे नहीं पता कि जिसमें कोई भी तफरीक की जा रही हो। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ जी, वज़ीर आज़म जो हैं वो तो इस इम्तहान से गुजर चुके हैं। तो वो एक वो मॉरल स्टैंडिंग होती है ना, एक अखलाकी कुव्वत होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जब केस चला और उनसे सवाल पूछे गए, आज से 40 साल पहले की बातों के सवालात पूछे गए, ना उस वक्त वो कारोबार करते थे, ना वो किसी हुकूमती ओहदे पे थे, उसके बावजूद उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि क्यों मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। तो वो उस पूरे महीनों के एहतसाबी अमल से गुजरे, तो जब वो खुद अपने आप के ऊपर उन्होंने इस एहतसाबी अमल के ऊपर एतराज़ नहीं किया, तो वो ज़ाहिर है फिर ये नहीं हो सकता कि वो किसी और के लिए कोई दूसरा असूल इस्तेमाल करें। जो भी असूल है वो सबके लिए बराबर है। तो जहांगीर तरीन साहब राब्ते में हैं वफाकी वुज़रा से, अपनी पार्टी के पुराने लोगों से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, आपके साथ? कई लोगों के साथ राब्ता रहता है जी उनके। मेरे साथ भी एक दो दफ़ा राब्ता हुआ है। एक दफ़ा तो शादी पे मुलाकात हुई थी, फिर उनका मुझे याद है एक मैसेज आया था। बहुत ज़्यादा मेरे साथ राब्ता नहीं होता फ्रीक्वेंटली, लेकिन हुआ भी है। और दूसरे कई हमारे ऐसे साथी हैं जो उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया हुआ है तरीन साहब ने, और उनके साथ उनका राब्ता भी रहता है। कोई डिमांड इदारों के तहकीकात के हवाले से वो तो सामने नहीं आई इस ग्रुप की तरफ से? नहीं, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उन्होंने कोई डिमांड की हो। हाँ, उनका मौक़िफ़ है, उनके ख्याल में जिस तरीके से ये प्रोसेस हैंडल किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। ये उनका इस्तेकाक है और उन्होंने कोर्ट्स में भी एक पोजीशन ली है अपनी, लेकिन मुझे ऐसी कोई डिमांड्स का, किसी मुतालबे का नहीं पता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस वक्त जो मुलाकातें उन्होंने की हैं उससे हुकूमत क्यों घबरा रही है और असल मसला हुकूमत का क्या है, क्या कहा है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने? आइए देखते हैं। वो घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं। से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। जी मिनिस्टर साहब, आपने सुना काफ़ी लंबी चार्जशीट की है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। कहते हैं महंगाई की है आपने, बेरोजगारी की है, करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, और उनकी सियासी मुलाकातों से आपको परेशानी नहीं, असल मसले गवर्नेंस के हैं। क्या सही कह रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन? मैं बड़े गौर से सुन रहा था जी उनकी बातें, और मैं उम्मीद कर रहा था कि किसी वक्त वो ये भी बताएंगे कि उनके मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपया कहाँ से आया। और मलिक मकसूद चपड़ासी खुद अपने इस मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपए से ज्यादा कैसे पहुंचा? आपने कभी देखा है मकसूद की शक्ल देखी है? आप भी जिक्र करते हैं, बल्कि वजीर आजम भी जिक्र करते हैं। अगर दिल साहब सुना सकें वजीर आजम, पढ़ा है आपके पास वजीर आजम क्या? ये सुने जरा। चपड़ासी, एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया? किसी एक्स चीफ मिनिस्टर के चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया नहीं आ जाता। मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया? ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया? पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर की दौरान बेटे की शुगर मिल, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म को सुना, वफाकी वज़रा भी जिक्र करते हैं, अभी असद उमर साहब भी जिक्र करते हैं, और अक्सर लोगों ने शायद मलिक मकसूद के चेहरा शनासाई नहीं हुई उनको कि मलिक मकसूद साहब दिखते कैसे। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जिस वक्त ये मुल्क से फ़रार हो रहे थे
तो ये तस्वीर है जो FIA के काउंटर पे इनकी अवेलेबल है जिस वक्त ये मुल्क से फ़रार हो रहे थे। ये वो साहब हैं मलिक मकसूद जिनका के वज़ीर आज़म जिक्र करते हैं, वफाकी वज़रा जिक्र करते हैं, और ये इनका शनाख्ती कार्ड भी आपको दिखा रहे हैं। इनके हवाले से जो अभी तक तहकीकात हुई हैं और जो 4 अरब का जिक्र आता है, मकसूद ने किया क्या था, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, उस हवाले से इनका नेक्सस क्या बनता है, क्या कार्रवाइयाँ थी, आइए देखते हैं। FIR के मुताबिक दौरान तहकीकात FIA को रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स के दस्तावेजात से चंद ऐसे जाली अकाउंट्स का पता चला जो कि 2008 से 2018 के दरमियान खुलवाए और चलाए गए। तहकीकात से इस बात का भी इल्म हुआ कि इन अकाउंट्स में कुल 25 अरब से ज्यादा की रकूम जमा करवाई गई। जब इन अकाउंट्स की तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ज्यादातर अकाउंट तो रमजान और अल अरेबिया शुगर मिल्स के कम आमदनी वाले मुलाजमीन के ही हैं। शरीफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुलेमान शहबाज के जाती चपरासी मलिक मकसूद के बैंक अकाउंट में 3.7 अरब रुपए जमा करवाया गया। मलिक मकसूद शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस 55 के मॉडल टाउन में सुलेमान शहबाज के दफ्तर में तैनात था और 2018 में सुलेमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात शुरू होते ही दुबई फरार हो गया। इससे पहले मलिक मकसूद का कोई सफरी रिकॉर्ड नहीं मिला और न ही इससे पहले उसके पास कोई पासपोर्ट मौजूद था। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक मकसूद अहमद सुलेमान शहबाज का चपरासी और माहाना 16,000 रुपए पर मुलाजिम है। रमजान शुगर मिल से हासिल किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक भी मिल में मकसूद अहमद का दर्जा PN यानी चपरासी और सालाना तनख्वाह 2,312,000 रुपए है, जबकि अकाउंट खोलते वक्त मकसूद अहमद ने जो दरखास्त जमा करवाई उसमें लिखा है कि मकसूद अहमद लाहौर का रिहायशी है और चीनी का काम करता है और इसलिए चिन्योट में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है। 2017 में 5,000 रुपए की रकम से यह अकाउंट खुलवाया गया। अगर मकसूद अहमद का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखा जाए तो उसमें मकसूद अहमद ने खुद को चीनी का ताजिर और सालाना आमदनी 70,000 रुपए बताई है। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक मकसूद अहमद का तमाम बैंक रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और उससे यह मालूम हुआ कि 2018 में मकसूद चपरासी ने 15 मिलियन रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए के एवज एक मर्सिडीज गाड़ी भी खरीदी। जी नाज़रीन, ये वो तफसीलात थी, मिनिस्टर साहब ने आपको ये तफसीलात बताई। सवाल मेरा इस हवाले से ये है कि आप लोग तो बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म को वापस लाने की, मलिक मकसूद चपरासी अभी तक पकड़ा नहीं गया, लोकेट नहीं हो रहा, वहाँ से इसको हम ढूंढ के नहीं मंगवा सकते जब ये फरार हुआ है? जी ये अच्छा सवाल है कि इनको भी लाना चाहिए, लेकिन ये आप वारदात का तरीक़ेकार अभी आप जैसे सुना रहे थे अवाम को, तो वो जो है वो पिछले 30 साल से इनका नहीं बदला है। वो आप अगर याद करें कि पुराना जो केस हुआ हुदैबिया पेपर मिल का, उसके अंदर भी 90 के दहाई के अंदर जाली अकाउंट्स लोगों के किसी और के नाम के ऊपर अरबों रुपए डाले गए, वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, TTs किए, बार उससे जायदादें बनाई, वही हरबा जो है वो अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। और मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि जिस शख्स को इस तरीके से रंगे हाथों पकड़ा गया हो, उसके बावजूद वो आके जो है जिस ढिठाई से वो तकरीरें करते हैं और असेंबली के अंदर खड़े होकर वो बात करते हैं। वैसे एक आपकी वसातत से मासूमाना सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा था लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि अगर एक धेले की करप्शन साबित होगी तो सियासत छोड़ देंगे। तो ये 3,700 अरब रुपए में धेले कितने होते हैं? मेरी हिसाब कमजोर है, शायद अरशद शरीफ साहब आपको पता हो इसका। नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन मेरा भी एक मासूमाना सवाल है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो तो मेरे ख्याल से मिनिस्टर्स एनक्लेव में आपके नेबर्स भी हैं, वहीं पे रहते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल भी आपकी हुकूमत ने उनको दिया हुआ है। क्या दुनिया के किसी और मुल्क में होता है कि एक शख्स जिस पे इतने बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हों वो सरकारी प्रोटेक्शन, सरकारी प्रोटोकॉल भी इंजॉय करे और तमाम उनको मराद भी दी जाएं? आज भी चंद अदालतों में उन्होंने जो दरख्वास्तें दी और इल्तवा मांगा है कि 18 को जो इजलास बुलाया उसमें पार्टिसिपेट करना है। अदालती कार्रवाइयाँ वो इस बुनियाद पर मुलतवी करवाते हैं और आके फिर तकारीर करते हैं। किसी और दुनिया के मुल्क में होती हैं ये चीज़ें? आपकी गाड़ियां मैंने सुना है कि रुक जाती हैं, इनकी गाड़ी नहीं रुकती, आपसे ज्यादा प्रोटोकॉल इनका है, क्या ये बात भी दुरुस्त है?
मैं तो एक अपनी निजी रिहाइश गाह में रहता हूँ, मैं तो मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहता भी नहीं। मेरे साथ एक कोई पुलिस का बाकी सारे मिनिस्टर से पूछ लेना जो वहां पे रहते हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा कि आप किधर रहते हो, लेकिन इसमें कसम मैंने की हालत में इतना पावरफुल वजीर होते हुए कितनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं ऑन एयर बताना नहीं चाहता लोगों को, काफी सारी चीजें रिवील हो जाएंगी। सही, लेकिन ये जो है हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो पूरे शाही जाओ जलाल के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहे। ये पाकिस्तान के निजाम के अंदर वाकई में आपकी बात जो है ना, मेरे ख्याल में वो जो भी सुनने वाला है उसके दिल को भी लगेगी कि अगर एक छोटा सा कोई जुर्म किसी के ऊपर हो जाए तो उसके साथ इस मुल्क की अदालतों के अंदर क्या होता है और इंसाफ का निजाम उसके साथ क्या करता है। और इतनी बड़ी बड़े और इससे ज्यादा सबूत अब आपको चाहिए क्या, उसके बावजूद वो वहां पे बैठे हुए। मैं तो इनकी पार्टी के मेंबरान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी तो जरा सवाल पूछे ना अपने लीडर से, क्योंकि आपको जवाब देने पड़ते हैं। टीवी पे आके अरशद शरीफ मुश्किल मुश्किल सवाल आपसे करते हैं, तो आप भी तो जरा से इनसे पूछे ना कि जनाब ये कौन सा तरीका है। ये चपड़ासी के अकाउंट में अगर 3,700 अरब गए थे तो इनके जो MNAs हैं उनके अकाउंट में कम से कम 37 अरब रुपए तो जाना चाहिए। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जानते हैं और जो पनामा केस आया, बहामा लीक्स आई, पेंडोरा लीक्स आई और जितने आप मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल्स इंटरनेशनली देखते हैं और जो तरीका वारदात देखते हैं, जो मैंने एक चीज़ देखी और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले आप रिश्वत लेते हैं, किकबैक कमीशन लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट बैंकिंग अकाउंट्स के जरिए जिस तरह के जाली अकाउंट बनाए गए उसको मुख्तलिफ कंपनीज में लेके आते हैं, लेयरिंग करते हैं और इवेंचुअली वो पैसा या आपके अपने अकाउंट्स में आ जाता है या किसी आप ऑफशोर कंपनी में या बैरून मुल्क जैसे बरतानिया हो गया वहाँ आप असासे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। मैं अब ये जनरल बात कर रहा हूँ, क्या फार्मूला इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में यही है जो कि हमें इन केसेस में नजर आ रहा है? ये तो जाहिर है, जो जब पैनामा लीक्स हुई तो उसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, ये दुनिया की बहुत सारे ममालिक, ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर हमें एक जो उनकी अशराफिया है उसका एक तरीका वारदात नज़र आता है। ये जो पैसा है वो ज़्यादातर जाके वो जो ऑफशोर हेवन्स हैं या वहाँ पर पार्क होता है, या मेरे ख्याल में लंदन की आधी प्रॉपर्टियां जो हैं वो इसी हराम के पैसे से खरीदी हुई हैं इन लोगों ने। इसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जी। एक तो बैनुल अक़वामी कवानीन है, अमेरिका जो और ये वेस्ट जो है, जो मगरब हमें दर्स देता है जमहूरियत के और इन तमाम चीज़ों के, उन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर ये सारा चोरी का पैसा जो है वो भी जाके वहाँ पे छुपता है, उनकी मईशत को फ़ायदा भी पहुँचता है और अरबों लोग हैं, गरीब लोग हैं जो तरक्की पजीर ममालिक के अंदर रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब होती है। एक तो वो हिस्सा है। दूसरा पाकिस्तान के अंदर कवानीन का भी है और इसके अंदर कुछ तो चेंजेस की गई हैं। आपको पता है हमारी हुकूमत आने के बाद बेनामी का कानून बना और उसके ऊपर अब अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से 90 की दहाई के शुरू में ये जब वक्त सारा केस हुआ ना मोटरवे की, वो पैसा आया और उस पैसे से फिर ये पैनामा लीक्स के अंदर जो डिस्क्लोज हुआ, वहां पे पैसा बाहर ले जाया गया, लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी गई, तो एक कानून के अंदर यहाँ पे गुंजाइश पैदा कर दी गई थी कि ताकि पाकिस्तान की अशराफिया को मनी लॉन्ड्रिंग करने की आसानी हो। वो भी वजीर आजम ने हिदायत दी है शौकत तरीन साहब को कि ये जो कानून है उसको भी रिविजिट किया जा रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर भी जल्द लेजिस्लेशन लेके आएगी कि जो रास्ते खोले हुए हैं ये चोरी करके कि पाकिस्तान से दौलत चोरी करो और उसके बाद बाहर जाके छुपा दो, तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर के जो कवानीन है वो तो रास्ते बंद किए जाएं। मिनिस्टर साहब, ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में ऑनरेबल साबिक जज अजमत सईद शेख साहब ने लिखा है पाकिस्तान में एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी चली हुई और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी की जो 200 अफराद की लिस्ट थी जिन पे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में सन 2000 में वो लिस्ट बनाई गई, आज भी उन्हीं लोगों के शायद सरनेम उसी तरह से हैं और चेंज होती जाती है, अगली जनरेशन आ रही हैं, लेकिन सिलसिला उसी तरह से चल रहा है। पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं कि आपके दौर में भी कर्जे काफ़ी बड़े हैं, तो उनका जितना अमाउंट पाकिस्तान से बाहर गया और आपने जो एक तरीका वारदात बताया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था, पहले गोरा डायरेक्टली करता था, अब क्या उनके ये एसेट्स हैं कि जो यहाँ से माल लूट के बाहर लेके जाते हैं और बाहर जब आप प्रोसिक्यूट करने की या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्तें देते हैं तो वो उसका जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझते कि नहीं जनाब, क्योंकि ये सारा पैसा उनकी इकॉनमी चला रहा है और यहाँ पे गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है।
ये आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दी। देखें उस वक्त का भी जो तरीका वारदात जो था वो क्या था। उस वक्त वो बराह रास्त यहाँ पर आकर बैठ के मुल्कों को कंट्रोल करते थे। कंट्रोल कैसे करते थे? चंद हजार अंग्रेज थे जो यहाँ पर रहते थे, और उन चंद हजार अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने यहीं पे बड़े सगीर की अशराफिया को कोऑप्ट किया, उनको अपने जेर असर लिया, और उनके जरिए जो है बाकी जो अरबों लोग रहते थे उनके ऊपर हुकूमत की, करोड़ों लोग उस वक्त रहते थे, उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत की और जुल्म के साथ हुकूमत की। जब भी आपको पाकिस्तान की जो अशराफिया, अगर आप पिछली जनरेशन से बात करें ना, उनमें से अक्सर आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि यार अंग्रेज का वक्त बड़ा अच्छा था। आपको पता है दुनिया की तारीख के अंदर आज तक इतना ज्यादा पैसा किसी एक जगह से लूट के दूसरे मुल्क में नहीं लिया गया जितना बड़े सगीर से पैसा जो है वो बरतानिया लेके गया। अच्छा, वो अभी भी तरीके वारदात वही है। जो अशराफिया है, जो एलीट है, और माजरत के साथ वो तकरीबन तमाम तबकात जो हैं सोसाइटी के, वो उनमें से कोऑप्ट करते हैं, उन्हीं के जरिए मुल्क कंट्रोल किए जाते हैं। उन अशराफिया का भी भला इस सिस्टम के अंदर है, और वो जो ताकतवर ममालिक हैं उनका भी भला उसके अंदर है। दुनिया में जो पिछले 50-60 साल के अंदर कानून के अंदर तरामीम की गई ना अरशद, उसके अंदर बड़ी एक मजेदार चीज हुई। मईशत के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं जिससे मईशत बढ़ती है आगे। लेबर यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो गरीब मुल्कों में ज्यादा थे, और सरमाया जो है अमीर मुल्कों में ज्यादा था। आप पिछले 50-60 साल का इंटरनेशनल सिस्टम देखें, लेबर की मूवमेंट के ऊपर मुश्किलात बढ़ती चली गई और कदगन बढ़ती चली गई। लेबर का एक मुल्क से दूसरी मुल्क जो हमारे पास ज्यादा थे, हमारे जैसे ममालिक के पास ज्यादा थे, और सरमाया जो है वो आसान से आसान तर होता चला गया। उसमें इंटरनेशनल सीक्रेसी लॉज भी हैं। वर्जिन आइलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपने, ब्रिटेन का तो पहले हमने जिक्र कर दिया। इसी तरीके से तकरीबन तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और बराह रास्त इसका जो नतीजा निकल रहा है वो इस वक्त दुनिया के अंदर अरबों लोग जो हैं वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और लोगों की, बच्चों की डेथ्स हो रही हैं इस लूट की वजह से, और मुकम्मल तौर के उसके ऊपर जो दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं और उसके बेनिफिशरीज हैं। जब मिनिस्टर साहब, जितनी चीखें आ रही हैं और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि 3.5 साल में क्या कोई बेहतरी क्या, या वही लॉबिंग ग्रुप्स और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स अभी भी उन्हीं की इजारादारी है पॉलिसी मेकिंग में, और आप बतौर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स उस स्टेटस को चैलेंज किया है, वहां पे इनकी इन रोड्स को किसी तरह कोई स्पीड ब्रेकर लगे, कोई ब्लॉकेट लगे? अच्छा, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। इसमें दो पहलू हैं। देखें, एक तो वजीर आजम ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है, और एक से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर आपको नज़र आएगा कि उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया है। जो सियासी लीडर्स हैं उनकी ज़्यादा बात होती है, लेकिन सिर्फ सियासी लीडर्स की नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े कार्टेल्स को टेक ऑन किया है। ये पहला कदम है। उसके अंदर मुकम्मल जो सक्सेस अभी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये जो दहाइयों की एक हवा थी और कोई पूछने वाला नहीं और सब एक दूसरे से मिलकर खा रहे थे, उसको कम से कम चैलेंज किया गया है, और कुछ उसके अंदर फतूहात भी हुई हैं। आप पाकिस्तान के किसान से पूछ लें, जिस तरीके से गन्ने की कीमत उसको मिली है पिछले 2 साल में, ये पहले नहीं मिलती थी, और उसकी वजह यही है कि हुकूमत ने जो जाके कानून में तब्दीली की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए, उससे किसान को उसका जायज कीमत मिली है। मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरीके से और एरियाज में, लेकिन अभी बहुत और काम करने की जरूरत है, बड़ी जंगें जीतने की जरूरत है। जहां तक आपने ये एलीट कैप्चर, और बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत का जड़ जो है ना वो ये एलीट कैप्चर है। ये अशराफिया ने जो कैप्चर किया हुआ, कब्जा किया हुआ पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसका एक हम लोग काम कर रहे हैं आजकल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर। उस ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर जो बुनियादी हमारा नुक्ता है, जल्द अगले को 2-3 दिन के अंदर हम, या मैक्सिमम नेक्स्ट हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर की उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। अब पूरा उसका थ्रस्ट ही ये है, और ये जाहिर प्लानिंग ने लीड किया है सारे काम को, कि किस तरीके से बजाय के फैसले इस बुनियाद पे किए जाएं कि इस शराय दस्तूर के ऊपर किसके कॉन्टैक्ट्स बेहतर हैं और कौन किस दफ्तर तक पहुंच सकता है, वो एक सिस्टेमिक तरीके से फैसले हों, और उन चीजों की तरफ ज्यादा रिसोर्सेज जाएं, एलोकेशंस वहां हो, प्रायोरिटी वहां हो, जिसकी कोई इंटेलेक्चुअल बेसिस हो, कोई मईशत के उसूलों के मुताबिक हो, बजाय कि ये बंदरबांट चल रही है कि जी वो मेरा दोस्त है और वो मेरी इलेक्शन की कैंपेन भी फाइनेंस करता है, हमारी शादियां भी आपस में हुई नहीं है, और वो सारी एक अशराफिया का निज़ाम मिलकर खाने वाला चल रहा है। मिनिस्टर हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मिनिस्टर असद उमर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं। जो वजारतों की परफॉर्मेंस थी उसमें असद उमर साहब की वजारत
उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, और महंगाई और बेरोज़गारी जो अपोजिशन कह रही है, आम आदमी भी सवाल कर रहा है, ये कम कब होना शुरू होगी? इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर साहब, जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उसको रिफॉर्म करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस वक्त उनके मजमूई लॉसेस कितने खरब के हो गए और इसका करना क्या है? अच्छा, उनमें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक तो है हमारा जो बिजली का शोबा है। बिजली के शोबे के अंदर जो बहुत सारे जो आपको लॉसेस नजर आते हैं, वो सर्कुलर डेट, जो गर्दिशी कर्जे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उसकी बुनियादी वजह यही, जैसे मैंने कहा कि आपको जितनी बिजली नहीं चाहिए उससे ज्यादा आपने बिजली के कारखाने लगा दिए। तो वो जो हुजम था आज से कोई 5 साल पहले सालाना कैपेसिटी पेमेंट का, यानी वो पैसा जो आपने देना ही देना है चाहे बिजली खरीदें या ना खरीदें, वो कोई 250-300 अरब रुपए के करीब होता था, वो 850 अरब रुपए पे पहुंच गया, वो 550 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तो एक तो वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज लॉसेस का है वो उस सेक्टर से आ रहा है। उसके अंदर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी साल था उसमें एक साल में गर्दिशी कर्जों में 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जो पिछला साल हमारा मुकम्मल हुआ है उसमें कोई 135 अरब 135 अरब रुपए का इजाफा हुआ। यानी जिस रफ्तार से गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे थे उसमें बहुत बेहतरी की हुई, बावजूद इसके कि ये मैंने आपको बताया कि इतनी को 500-550 अरब रुपए की मजीद कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ गई। इस साल का जो प्लान अभी फाइनलाइज किया गया है उसमें उम्मीद ये है कि गर्दिशी कर्जों के अंदर इस साल कमी होगी। ये पहला साल होगा मेरे ख्याल में पिछले को 8-10-12 साल के अंदर जिसमें गर्दिशी कर्जों में कमी होने जा रही है मजमूई तौर के ऊपर। तो बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके अलावा आपने देखा है PIA की परफॉर्मेंस, जब तक ये कोविड ने हिट किया था बहुत इंप्रूवमेंट वहां पे नजर आ रही थी। रेलवेज के अंदर आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। वापडा बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। पहली दफा इतने बड़े, आपको पता है 3 बड़े डैम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में एक साथ। ये 60 की दिहाई के बाद से इतना ज्यादा काम डैम्स के ऊपर नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। और वापडा ने अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाई है इंटरनेशनल एजेंसी से, खुद बाहर इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं, जो एक एतमाद शो करता है इंटरनेशनल लेंडर का कि ये इदारा जो है वाकई एक फाल इदारा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बड़े बड़े जो इदारे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान पोस्ट की परफॉर्मेंस के अंदर बहुत हमें बेहतरी नजर आई है। जहां जहां हम जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उन सब के अंदर बेहतरी हमें नजर आई है और वो परफॉर्मेंस के अंदर शो होता है। वफाकी वजीर असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।